आज की इस वीडियो में क्लास 8th की साइंस का 6th चैप्टर दहन और ज्वाला का सेकंड पार्ट देखेंगे। दहन और ज्वाला यानी कंबशन एंड फ्लेम का सेकंड पार्ट, साथ ही एक्टिविटी के द्वारा इस चैप्टर को और अधिक अच्छी तरह समझेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही इनके बारे में। तो सबसे पहला है तीव्र दहन। नाम से ही पता चल जा रहा, इसका मतलब ये तेजी से जलता है। दूसरा है स्वतः दहन। स्वतः माने स्वयं में, ये प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई कारण नहीं होता, स्वतः ही दहन होने लगता है। तीसरा है विस्फोट। पटाखे वगैरह में आपने विस्फोट होते हुए देखा होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे तीव्र दहन क्या है। देखिए, घर में हम गैस जलाते हैं, एलपीजी गैस होती है। जैसे ही हम इसमें लाइटर से या माचिस से इसको जलाते हैं, वो तेज़ी से जलती है और गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस तरह के दहन को तीव्र दहन कहा जाता है। दूसरा है स्वतः दहन। नाम से ही पता चल रहा, दहन का वह प्रकार जिसमें कोई सामग्री बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक आग की लपटों में बदल जाती है, स्वतः दहन कहलाती है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कमरे के तापमान पर ही हवा में जलने लगते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह सुनी होगी, कोयले की खदानों में क्या होता है, अचानक आग लग जाती है। वहाँ पे कोयले के बारीक कण होते हैं जिनमें स्वतः दहन की क्रिया होती है। इसी तरह से स्वतः दहन की क्रिया जंगलों में भी हो जाती है। जंगल में क्या होता है, पत्ते सूखे होते हैं, घास सूखी होती है, उनका ज्वलन ताप कम होता है। सूर्य की गर्मी से या बिजली गिरने से उनमें क्या होती है, आग लग जाती है। और ज़्यादातर जंगल में आग इंसानों की लापरवाही से लगती है। विस्फोट ये क्या है, देखिए, हम जब त्यौहार होते हैं, जैसे दीपावली है या लोग शादियां हैं, इसमें क्या करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। जब एक पटाखा जलता है तो गर्मी, प्रकाश और तेज़ ध्वनि के साथ क्या होती है, अचानक से प्रतिक्रिया होती है। ये जो अभिक्रिया हो रही है, इसमें बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्फोट कहा जाता है। अब है ज्वाला या फ्लेम। आपने देखा होगा, जो हम घर में गैस जलाते हैं, इसका रंग कैसा होता है, इसकी ज्वाला का या लौ का रंग नीला होता है। अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं, इसका रंग पीला और नारंगी होता है। मैग्नीशियम रिबन जो है, ये जब हम इसको जलाते हैं, ये सफ़ेद ज्वाला या सफ़ेद फ्लेम के साथ जलता है। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में 3 कॉलम है। पहले में पदार्थ का नाम दिया हुआ है, दूसरे में अगर कोई ज्वाला देता है तो हमें बताना है, और तीसरे में जो ज्वाला नहीं देता। मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो ये फ्लेम देती है, ज्वाला देती है। मैग्नीशियम को जलाने पर ये भी ज्वाला देती है। कपूर को हम जलाते हैं, इसमें भी फ्लेम निकलती है, ज्वाला देती है ये भी। तो इस तरह से कपूर भी क्या है, ज्वाला देता है। मिट्टी का तेल वाला स्टोव जब हम जलाते हैं तो ये भी ज्वाला देता है। तो ये सब क्या है, देखिए, मोमबत्ती, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी का तेल ज्वाला देते हैं। और लकड़ी का कोयला ये ज्वाला नहीं देता है। लकड़ी का कोयला ज्वाला नहीं देता। तो इस तरह से हमने देखा, कुछ पदार्थ ज्वाला देते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जलाने पर ज्वाला नहीं देते, जैसे लकड़ी का कोयला। अब यहाँ पे देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। इसमें लैंप, मोमबत्ती और बुनसन बर्नर की ज्वाला या फ्लेम दे रखा है। लैंप को जलाते हैं तो देखिए, पीले और नारंगी रंग की ज्वाला के साथ जलता है। मोमबत्ती को जलाने पर ये लाल, पीला या नारंगी ज्वाला देता है। लेकिन जब हम बुनसन बर्नर को हम जलाते हैं तो ये नीले रंग का जलता है। जैसे अभी आपको बताया, एलपीजी में भी क्या होता है, कैसे जल रहा है, नीले रंग का। इसी तरह से आपने देखा होगा, गोबर गैस प्लांट जहाँ पे होता है, गोबर गैस भी नीले रंग से जलती है। अब है ज्वाला की संरचना। यहाँ पे देखिए, एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में एक मोमबत्ती दिखा रखी है। ये मोमबत्ती को जला रखा है और साथ ही एक ये जो नली है, कांच की नली को पकड़ रखा है। किसकी सहायता से, एक टोंग की सहायता से, या हम कह सकते हैं एक चिमटे की सहायता से
इसको पकड़ रखा है ये टंग की सहायता से, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पकड़ेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगी, हम उसको देर तक नहीं पकड़ पाएंगे। अब देखिए ये जो कांच की नली है, दो सिरा है इसके, एक तो मोमबत्ती के पास है और दूसरा सिरा दूर है। इस सिरे की ओर अगर हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो गैस निकल रही है वो भी जलने लगती है। वो क्यों जल रही है, जब देखिए पहले सिरे में मोमबत्ती जल रही है, मोम की वाष्प नली से आगे जा रही है और ये माचिस की तीली लाने पर ये वाष्प जलने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाष्प है मोम की, ये ज्वलनशील होती है। जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती कांच की नली के दूसरे सिरे पर लाते हैं वो जलने लगती है। जो पदार्थ जलने पर वाष्पित हो जाते हैं वो ज्वाला देते हैं, जैसे मिट्टी का तेल या पिघला हुआ मोमबत्ती के माध्यम से क्या होता है, ये मोमबत्ती जलने लगती है। जलने के दौरान मोम वाष्पित हो जाता है और आग की लपटों का निर्माण करता है। दूसरी ओर चारकोल वाष्पित नहीं होता, इसलिए ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। कोयला वाष्पित नहीं होता, इसलिए ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। देखिए एक और एक्टिविटी से हम इसे समझ सकते हैं। एक मोमबत्ती लेंगे, इसकी लौ स्थिर हो, हिले डुले नहीं, और एक कांच की साफ प्लेट या स्लाइड लेंगे। ये चित्र में दिख रहा है, देखिए मोमबत्ती है जलती हुई, इसके ऊपर क्या रखी है, कांच की एक स्लाइड रखी है साफ, और इसको कांच की जो स्लाइड है किसके ऊपर रखा है, मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर रखा हुआ है। चित्र में दिख रहा हुआ है, देखें ये पहला मोमबत्ती है, ये स्लाइड है, स्लाइड को हमने कहाँ पे रख दिया, ये ठीक मोमबत्ती के ऊपर, ज्वाला के ऊपर, और इसको किससे पकड़ लिया, किसी चीज़ से, टंग से या किसी भी ऐसी चीज़ से जिसे हम आसानी से इसे पकड़ सकें। अब जब हम इसको रखते हैं थोड़ी देर तक, हम क्या देखते हैं, इसके चारों ओर एक रिंग बन गई काले रंग की स्लाइड में। ये रिंग किस चीज़ की रिंग है, ये जो मोम ज्वाला है, ज्वाला का कुछ भाग में जो कार्बन के कण हैं ये बिना जले रह गए हैं और इस पर जमा हो जाते हैं स्लाइड पर, इसलिए ये गोल रिंग काले रंग की यहाँ पर बन जाती है। तो काले रंग की रिंग बनने का कारण क्या है, कार्बन के कण जो बिना जले रह गए हैं वो स्लाइड पर जमा हो गए हैं। इस एक्टिविटी को हम सावधानीपूर्वक कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्लाइड नहीं है, हम एक कोई भी प्लेट लेकर इसको कर सकते हैं। प्लेट प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में दिखा रखा है, एक मोमबत्ती दिखा रखी है। ये मोमबत्ती जो जल रही है इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक तार, पतला तार तांबे का, जिसको हमने पकड़ा हुआ है दूसरे सिरे से टोंग की सहायता से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे हम आसानी से पकड़ सकें। जब हम इस तार को गर्म करते हैं, हम देखते हैं कि इसका वो सिरा जो ज्वाला के अधिकतर क्षेत्र के पास है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, इसका ताप बहुत अधिक हो जाता है और ये हिस्सा इसका लाल हो जाता है। वास्तव में लौ का ये सबसे गर्म भाग है। इसी तरह से आपने सुनार को देखा होगा, वो क्या करता है, एक पाइप के जरिए वो फूंकता है, जिससे हवा से ये क्या होता है, जो इसने लैंप जलाया हुआ है ब्लो पाइप से, इसकी लौ तेज़ी से आगे निकलती है, क्योंकि ये ज्वाला का बाहरी हिस्सा बहुत गर्म होता है, जिससे वो आभूषणों को किसी भी डिज़ाइन में ढाल सकता है। अब यहाँ देखिए मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भाग दे रखे हैं। अब विभिन्न भाग कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए ये मोमबत्ती एक दी हुई है। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं ये ज्वाला बनती है, गर्म होता है तो क्या होता है, ये पिघलने लगती है। ये जो सबसे पहला क्या दिखा रखा है, सबसे कम गर्म भाग, उसके ऊपर कम गर्म भाग है, गर्म है लेकिन कम गर्म है, और उसके ऊपर जो बाहरी भाग है सबसे गर्म भाग है, ये ज्वाला का सबसे गर्म भाग है। और ये अगला देखिए, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीले रंग का हो जाता है, ये हल्का सा नीला जो एकदम से हमें दिखाई नहीं देता। फिर है आंशिक दहन वाला मध्य भाग, ये पीले रंग का भाग है।
आंशिक दहन हो रहा। फिर है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, ये काले रंग का क्षेत्र है। तो मोमबत्ती देखने में हमें लगेगा ज्वाला का एक ही भाग है, लेकिन इसके बहुत से भाग होते हैं। अब देखिए घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, देखिए घर और औद्योगिक क्षेत्र के लिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये ऊष्मा देने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए आदर्श ईंधन कौन से हैं? आदर्श ईंधन के गुण हैं जो आसानी से उपलब्ध हो, ये सस्ता हो, हवा में मध्यम दर से आसानी से जलता हो, साथ ही बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करता हो, किसी भी अवांछनीय पदार्थ को पीछे नहीं छोड़ता है, यानी पॉल्यूशन नहीं करता हो, भंडारण इसका आसान हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। शायद ऐसा ईंधन मिलना मुश्किल है जिसे हम पूरी तरह आदर्श ईंधन कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा एलपीजी जो है इसमें आदर्श ईंधन के कुछ गुण होते हैं। ये सस्ती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हवा में ये मध्यम दर से आसानी से जलती है और ये गर्मी काफ़ी देती है, और इसी तरह से इससे अधिक पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये ज़्यादा हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य ये उत्पन्न करती है। इसका भंडारण आसान है। देखिए लकड़ी को या कोयले को घर में इसका भंडारण आसान नहीं होता, बहुत जगह चाहिए होती है, लेकिन आपने देखा होगा एलपीजी एक सिलेंडर में भरी रहती है और हमारे वो काफ़ी दिनों तक चलती है। इसी तरह से एक सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। हम इसको, बहुत से लोग आपने देखा होगा कंधे में रख के ले जाते हैं, कोई साइकिल में ले जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में 3 कॉलम है, पहले में ठोस ईंधन, दूसरे में द्रव ईंधन और तीसरे में गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन कौन सा है दिया है? देखिए कोयला, ये ठोस ईंधन है। इसी तरह से और कौन सा है? लकड़ी, लकड़ी भी क्या है? ये ठोस ईंधन है। इसी तरह से मोम भी जलता है, ये ऊष्मा दे रहा है, ये भी क्या हो गया? ठोस है। द्रव ईंधन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इसी तरह से डीजल है, ये भी क्या है? द्रव ईंधन है क्योंकि ये द्रव के रूप में है। और गैसीय ईंधन कौन कौन से हैं? गैसीय ईंधन एक तो प्राकृतिक गैस है, गोबर गैस है, ये भी गैस के रूप में इस्तेमाल होती है, गोबर से प्राप्त होती है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है ये रॉकेट वगैरह छोड़ने में इसका इस्तेमाल होता है, ये हाइड्रोजन, ये भी गैसीय ईंधन है। तो ठोस ईंधन कौन से हो गए? कोयला, लकड़ी, मोम। द्रव ईंधन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। और गैसीय ईंधन कौन से हो गए? प्राकृतिक गैस है। इसी तरह से हाइड्रोजन है, ये क्या है? प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, ये गैसीय ईंधन है। अब है ईंधन क्षमता। अब मान लीजिए कोई हमसे 1 लीटर पानी को उबालने के लिए कहता है और हमको वो ऑप्शन देता है गाय के गोबर में, कोयले में या एलपीजी का उपयोग करके हमें उबालना है, तो हम किस में जल्दी उबाल सकते हैं? तो देखिए हम उसमें जल्दी उबालेंगे जो समान मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और जिसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। ऊष्मीय मान का मतलब है प्रति किलोग्राम में कितने किलो जूल ऊर्जा निकलती है, उसको ऊष्मीय मान कहते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, देखिए इसमें ईंधन के नाम है और दूसरी ओर इनके ऊष्मीय ईंधन दिए हुए हैं। गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कितना है? देखिए 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम गोबर के उपले को जलाने पर कितने? 6000 से 8000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी तरह से 1 किलो कोयले को जलाने पर 25000 से 33000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी गोबर के उपले से अच्छा ईंधन है कोयला। अब एलपीजी में देखिए 1 किलोग्राम जलाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है? 55000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम पानी उबालने के लिए एलपीजी जलाना अधिक पसंद करेंगे क्योंकि एलपीजी का ऊष्मीय मान गोबर के उपले और लकड़ी से अधिक है। देखिए हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान इसमें जो टेबल दी है सबसे अधिक है
कितना है? 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। यानी हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है, इसको हम घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए, ईंधन के जलने से कई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम क्या करते हैं? बिना जले कार्बन हवा में छोड़ देते हैं। ये महीन कण बहुत प्रदूषक होते हैं जो अस्थमा और श्वसन रोग संबंधी कई बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बहुत पहले से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन अब इसकी जगह किसने ले ली? कोयले ने और एलपीजी ने ले ली है। कोयला हानिकारक गैस उत्पन्न करता है, लेकिन एलपीजी केवल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न करता है। तो ये एलपीजी अधिक हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में, लेकिन लकड़ी जलाने से क्या होता है? धुआं बहुत निकलता है और ये धुआं मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। इससे श्वसन संबंधी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, वृक्ष हमें कई उपयोगी पदार्थ देते हैं, अगर हम उसका उपयोग ईंधन में करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा जो हानिकारक प्रभाव है इसका, इन ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये बहुत ही जहरीली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है। पैदा होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस कमरे में सो रहे लोगों की जान ले सकती है। आपने जाड़ों के दिनों में अक्सर लोगों को कमरे में अंगीठी बंद करते हुए सुना होगा। ये न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। जब वो अंगीठी बंद करते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं। अगर कमरे का दरवाज़ा काफ़ी देर तक नहीं खुलता, खिड़की या दरवाजे, उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? हीमोग्लोबिन के काम को बंद कर देता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक ले जाना। अगला देखिए हानिकारक प्रभाव जो ईंधन के जलाने से होता है। अधिकांश ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवीय ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और ध्रुवीय ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी, और समुद्र के पास के जो शहर हैं या तट हैं वो डूब जाएंगे। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में जब निकलती है, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है, क्योंकि इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह से कोयले और डीजल को जलाने पर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी हानिकारक गैस है। ये दमघोटू है, संक्षारक गैस है। पेट्रोल इंजन क्या करता है? नाइट्रोजन के हानिकारक ऑक्साइड हवा में छोड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ अम्ल बनाते हैं। इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या होता है? जीव जंतुओं को तो नुकसान होता ही है, साथ ही जो बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक भवन जो हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो जो अम्लीय बारिश होती है कैसे होती है? जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं, तो वो अम्लीय वर्षा करते हैं। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आप देखेंगे, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आप उसमें अच्छी तरह से समझेंगे।